नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गढ़वाल हिमालय की मनमोहक पहाड़ियों में बसा केदारनाथ मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद कल श्रद्धालुओं के लिए अपने दरवाजे फिर से खोलने वाला है, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से बनी लड़ियों से सजाया गया है। बता दें, ये मंदिर सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जो चारधाम यात्रा का हिस्सा है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,968 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों को लंबी लाइन में ना लगना पड़े, इसके लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा और यात्री टोकन में दिए गए समय के अनुसार ही दर्शन कर पाएंगे। साथ ही यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर भी बनाए गए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए सोनप्रयाग से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई हैं। केदारनाथ धाम में शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव पवन राणा ने कहा कि सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट आईआरसीटीसी पर उपलब्ध है और ऑफलाइन टिकट डीएम या सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपलब्ध है। हम प्रतिदिन लगभग 20 से 30 शटल संचालित करते हैं, जो 150 से अधिक तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान करते हैं। यदि मौसम अनुकूल है तो 25 से 30 चक्कर संचालित किए जा सकते हैं और यदि नहीं तो टिकट रद्द कर दिए जाते हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यात्रा से पहले यात्रियों को जानकारी दी जाती है। प्रतिदिन ऑनलाइन बुकिंग 150 है और अग्रिम बुकिंग भी प्रक्रिया में है। बुकिंग 1 महीने के लिए खुली है। तो चारधाम यात्रा की कल से शुरुआत हो चुकी है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट कल से खोल दिए जाएंगे और सोनप्रयाग से हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी शुरू हो चुकी है। इसके बारे में जानकारी दी गई है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया है। अगर मौसम अनुकूल ना हो तो सेवाएं रद्द कर दी जाती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से हवाई सेवा बुक करने के लिए सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध है। मैं एरो एयरक्राफ्ट में काम करता हूं। यहाँ पे हम श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर हैं। यहाँ पे जो भी ऑनलाइन टिकटें होती हैं वो आईआरसीटीसी के द्वारा होती हैं। जो भी ऑफलाइन की टिकटें होती हैं वो डीएम कोटा या जो यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनके थ्रू होती है। पर डे हम लोग यहाँ पे 20 से 30 के बीच शटलें करते हैं, जिसमें से 150 से ऊपर यात्रियों की सेवा कर सकते हैं हम। मौसम पर भी कुछ डिपेंड रहता है। अगर मौसम सही रहा तो 25-30 राउंड लग जाते हैं। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित सूर्या ड्रोन टेक का समापन हो गया। टेक के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसलिए हमारा प्रयास है कि युवा न केवल ड्रोन विशेषज्ञ बने, बल्कि नागरिक उपयोग के लिए भी टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित करें। ये ड्रोन का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से ये हमारे जो भारत के अंदर आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उस दिशा में भारत की जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति का एक साक्षात उदाहरण है यहाँ पर। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने यहाँ पर डेमो देखे, बहुत सारे के द्वारा किए गए यहाँ पर प्रदर्शन देखे, अंदर जो बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, वो निश्चित रूप से आज ड्रोन हमारा रक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी क्षेत्रों में आज ड्रोन की उपयोगिता बहुत अहम हो गई है।
जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एसपी ने जानकारी दी कि संगम ब्रिज के समीप टोकन काउंटर लगाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी हो। उन्होंने बताया कि पूर्व वर्षों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर में दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते थे, लेकिन इस बार दर्शन के लिए अधिकतम 1 घंटे की समयावधि सुनिश्चित की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए एक डायवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। अध्यक्षता में यात्रा की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, शायद फिजिकल मीटिंग इस तरीके की आखिरी होती है। इसमें पुलिस की तरफ से डाइवर्जन प्लान जो है डिस्कस किया गया। जो हमारा इस बार का प्लान रहेगा, जो लगभग 3-4 महीने पहले हमने मुखीमठ और मुक्तागाछी क्षेत्रवासियों से बातचीत करके डिस्कस करके फाइनल किया था, जिसमें बांसवाड़ा हमारा मेन पॉइंट रहेगा। बांसवाड़ा से हम यात्री वाहन जो है वो बसुकेदार क्षेत्र से हम उसको नमगोंडी तिराहे से मुक्तागाछी की तरफ भेजेंगे, और जो वापसी आने वाला यात्री वाहन है वो कालीमठ तिराहे से लेके कालीमठ क्षेत्र से उखीमठ एरिया में और बात अब कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की। देहरादून में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी पहुंचे। मंच से संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी के लिए बिगुल फूंका गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं सचिन पायलट ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा संविधान के विरुद्ध है। संविधान सबको बराबर अधिकार देता है और लोग भारत में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार केंद्रीय एजेंसी का लगातार दुरुपयोग कर रही है। भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है, और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं, देश का नागरिक नासमझ नहीं है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को, जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, सरकारें कांग्रेस की हो गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है, हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों ने लोगों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराकर जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान की रक्षा हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर दल ने करी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देश के अंदर हर राज्य में आयोजित करने का काम करे, और देश के लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि वर्तमान समय में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार जो है संविधान को कुचलने का काम कर रही है, संविधान के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। इसलिए आज संविधान बचाओ के तौर पर जो है यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस राजधानी देहरादून में सभा का आयोजन। जनपद उत्तरकाशी में गंगा सप्तमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। गंगा सभा के अध्यक्ष ने बताया कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ मार्कंडेय गंगा किनारे में गंगा सप्तमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गंगा सप्तमी एक दिन पहले आ रही है। इस दिन का इंतजार भक्तों को बड़ी बेसब्री से रहता है। 11,000 दीप प्रज्वलित कर गंगा जी में प्रवाहित किए जाते हैं। इस दिन मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा सप्तमी का मतलब गंगा जयंती, और गंगा जयंती का मतलब गंगा जी का प्राकट्योत्सव। जिस दिन गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पे आई, तो इसी मुखवा क्योंकि मृतंग ऋषि का ये गांव है, और जो मार्कंडेयपुरी है वो मृतंग ऋषि के जो पुत्र हैं, शिष्य हैं मार्कंडेय ऋषि जी, तो मार्कंडेय ऋषि का मार्कंडेयपुरी है, जहाँ पर विगत कई वर्षों से परंपरा से जो है गंगा सप्तमी का महापर्व महोत्सव जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित सड़क सुरक्षा गोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा का दायरा केवल यातायात नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन जागरूकता, सामूहिक जिम्मेदारी और नागरिकों के जिम्मेदार व्यवहार से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सभी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वो सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन का रूप दे, जिससे आम जन में नियमों के प्रति स्वाभाविक अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित हो। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ। रात 9 बजे से 9:15 बजे तक लाइटें बंद रही। घरों, दफ्तरों में अंधेरा पसरा रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए और कहा कि नया वक्फ संशोधन संविधान के विरोध है और इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी और कहा कि ये सिर्फ एक विरोध नहीं, हमारी असमता की लड़ाई है। मेरा नाम अयान कुरैशी है। मैं ज्वालापुर हरिद्वार का स्थानीय निवासी हूँ। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घर, अपने दुकानों की लाइट बंद करके वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध जताया। और ये सरकार से अपील हम लगातार करते आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग, कि जो ये वक्फ बिल लेके सरकार आ रही है, लेकर आई है, इसको वापस लेना चाहिए। वक्फ की संपत्ति वो संपत्ति है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दान के रूप में। वहीं एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर संयुक्त सचिव पहुंचे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। बैठक में जल शक्ति अभियान के तहत जनपद में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों और कार्यों के संबंध में स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई। अधिशासी अभियंता सिंचाई ने जल संरक्षण और संवर्धन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि जनपद में 32 तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और 97 तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। बात अब मौसम की। प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से लोगों को बहुत जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आज से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की उम्मीद भी जताई गई है। विभाग ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार 5 दिन तक बारिश होने से बढ़ते तापमान में कमी आएगी। 1 और 2 तारीख को उत्तराखंड में जो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे अनेक स्थानों तक में भी हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है 1 और 2 तारीख को। इसी तरह से 3, 4, 5 तारीख में भी उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावनाएँ हैं। इसमें जो चेतावनी की बात करें तो आज जो है उत्तराखंड के जो मैंने जनपद बताए पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और जो है तेज़ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस परिवार के बच्चों को नई सौगात दी। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली परिसर में नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क का एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने उद्घाटन किया। रुड़की एसएसपी के अथक प्रयासों से चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया गया है। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि पार्क में खेलने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। साथ ही एसएसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की खेलों के प्रति जो पहल है उसको आगे बढ़ाने का काम भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा पार्क एक यहाँ पर डेवलप किया गया है, जिसमें जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चे यहाँ पर प्रॉपर्ली खेल सकेंगे, और एक ऐसा प्लेग्राउंड यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है जिस पर कई तरीके के कार्यक्रम भी यहाँ पर इनके स्तर पर किए जाते रहेंगे। मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ और मैं सभी हमारे, क्योंकि थाना क्षेत्र में कई बार हम लोग अपने कार्य की व्यवस्था के कारण इस तरीके के अभिनव पहल को कई बार पीछे छोड़ देते हैं, तो मैं आह्वान करता हूँ कि अन्य लोग भी इससे।
उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया है। देहरादून के अर्नव पांडे ने इंटरमीडिएट में 99% नंबर लाकर टॉप किया है। अर्नव पांडे उत्तराखंड शासन में सचिव पंकज पांडे के बेटे हैं और देहरादून के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते हैं। अर्नव की कामयाबी पर उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ अर्नव भी बेहद खुश हैं और इसका श्रेय अपने माता पिता को दे रहे हैं। मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी चीज़ आपको अगर हासिल करनी है तो आपको कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस और डट के उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, है ना। अगर आप उस चीज़ को ही बार बार अच्छे से मेहनत करेंगे, उस चीज़ में ही फोकस करेंगे तो आप हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने साल भर यही किया था। मतलब फ्री टाइम भी मेरा था, उस टाइम पे मैं अपना कीबोर्ड बजाता था, पियानो बजाता था, दोस्तों से बातें करता था। बट मेरा पढ़ने का टाइम बिल्कुल अलग था। उस टाइम मैं अपना फ़ोन साइड में रख के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। तो ऐसे ही मैंने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। इनका जब 12th का एग्ज़ाम चल रहा था उसी दौरान इनका UCLA में कंफर्मेशन आ गया था एडमिशन का। UCLA में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनको कंप्यूटर साइंस में वहाँ एडमिशन मिला है, जो कि नंबर 1 पब्लिक यूनिवर्सिटी है US की, और कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी रैंक में आती है। तो हम लोग लकी हैं कि इनको एक अच्छा कॉलेज भी मिला है, जो इनकी चॉइस थी। ये चाह रहे थे कैलिफोर्निया जाना, और भविष्य में ये क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स के बाद। तो एक अच्छा इनको ऑप्शन मिला है, एक स्टार्ट अच्छा मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ये इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे और अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे, और हम लोग का सभी का नाम, उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। वहीं रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने सुशासन कैंप का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग कैंप में नक्शे संबंधित अपनी समस्याएं लेकर आए। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि 111 आवासीय नक्शे पेंडिंग पड़े थे, जिनमें कैंप के माध्यम से 86 आवासीय नक्शे को पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आवासीय नक्शे पेंडिंग पड़े हैं, वो लोग अपने दस्तावेजों के आधार पर कैंपों में पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसको लेकर विभाग लगातार कार्य कर रहा है। मैप्स पेंडिंग थे आवासीय, जिसमें से हम 86 ऑलमोस्ट पास कर चुके हैं। 10 से 12 हम लोगों ने नए नक्शे भी यहाँ पास कर दिए। तो ये फास्ट पेस पे काम हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि हमने अभी 2 घंटे में काम कर दिया है। इसमें हम 4 दिन से लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, जो हमारी पेंडेंसी उसे क्लियर करे जा रहे हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो तहसील से लगते हैं या आर्किटेक्ट को जवाब देना होता है, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ रहते हैं या नगर निगम के इश्यूज़ रहते हैं, तो हम उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्शंस क्लियर। पौड़ी में अब मांस की सभी दुकानों पर मांस विक्रेता का नाम, दुकान का प्रकार और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने मांस विक्रेताओं को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते के भीतर सभी दुकानों पर मांस विक्रेता का नाम, दुकान का प्रकार और रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि तय समय पर प्रक्रिया पूरी न करने वाले दुकानदारों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में मांस विक्रेताओं की दुकान पर कायदे कानून को ताक पर रखकर मांस की बिक्री की जा रही है। दुकान के अंदर ही मुर्गी मछली काटे जा रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पर नगर पालिका से अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया। नगर पालिका पौड़ी में हमारी लगभग 25 या 26 दुकानें मांस विक्रय की हैं। यहाँ पर मांस का विक्रय किया जाता है और ज़्यादातर यहाँ पर मछली, मुर्गा और बकरे का ही विक्रय है। हमारे संज्ञान में ये आया था कि कुछ भावनाएं भी आहत हो रही हैं। कुछ रेट लिस्ट और गंदगी सफाई का कंट्रोल तो हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हलाल और झटका और दुकानदारों के नाम थे, इस विषय पर भी बाज़ार में कुछ प्रतिनिधि मंडलों द्वारा इसमें आपत्ति की गई थी। उसको देखते हुए इसका सर्वे करा गया और वास्तव में सत्यता पाई है। और जितने भी हमारे मांस विक्रेता वाले दुकानदार हैं, सबको हमारे द्वारा नोटिस जारी दिए गए हैं कि 7 दिन के भीतर वो ये व्यवस्थाएं पूर्ण करें, अन्यथा उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई जाएगी। और यदि निरंतरता रहती है ऐसी अनियमितताओं की, तो दुकान सीलिंग की कार्रवाई भी की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में चंद्रशेखर चौक पर हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर चिपकाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द उन आतंकियों को ढूंढकर उन्हें मौत की सजा दी जाए।
मन से हूँ। आज हमने सड़क पर पाकिस्तानी झंडे लगाकर उसका पूरा विरोध किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। जो हमारे बेकसूर लोगों को मारा है पाकिस्तान ने, एक कायराना हरकत की है, हम उसके खिलाफ आज सड़कों पर है। हमने थूका भी है, चप्पल जूते भी बजाए हैं। लोगों में पूरा आक्रोश है। सरकार से लोग गुजारिश यही है कि जल्दी पाकिस्तान का इलाज करे, जल्दी अपनी सेना भेजे और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे। वहीं श्रीनगर गढ़वाल LUCC के पीड़ित उपभोक्ताओं ने कीर्तिनगर मोटर पुल पर प्रदर्शन किया। महिलाओं के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में जमा राशि की वापसी की मांग उठाई गई। कीर्तिनगर तहसील की ओर से शांतिपूर्ण रैली की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पुल पर ही रोक दिया। इस पर महिलाएं 1.5 घंटे तक पुलिस धरने पर बैठी रही। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कीर्तिनगर तहसीलदार के मौके पर पहुंचने के बाद महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद आंदोलन खत्म किया गया। रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में ई-ट्रैक्टर और ई-टीलर की प्रदर्शनी को दिखाया गया। वहीं डेमो प्रदर्शन के दौरान दुर्गापुर के वैज्ञानिक ने बताया कि देश भर में चल रहे रोड शो का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका उद्देश्य किसानों को स्वच्छ, ऊर्जा कुशल और पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल मशीनीकरण समाधान उपलब्ध कराना है। ये पहल भारत के स्वच्छ ऊर्जा अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो नवाचार और स्थिरता के माध्यम से कृषि को बदलने पर केंद्रित है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने ई-ट्रैक्टर और ई-टीलर जैसी नवाचार पर्वतीय कृषि के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए जनतंत्र टीवी।